हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, आज हम लोगों ने सेट नंबर 2 देखा था, तो अब हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, ये सेट नंबर 3 है, इसको देखेंगे। इसमें 43 सेट है। ठीक है, 43 की कुल 53 सेट है, सबको देखेंगे। इसलिए एक दिन में 2 3 4 5 जितना भी हो पाएगा उतना करके हम लोग ख़त्म करेंगे। चलिए ये देखते हैं। ये इसका डेट देखिए 14/6/2024 वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से क्या करा। शिक्षण कैरियर की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। जब शिक्षण कैरियर शुरुआत करता है आदमी, तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। तो किसी भी व्यक्तित्व और कक्षा के छात्रों से संबंधित होने की क्षमता। ठीक है, यही सही है। क्या कह रहा है देखिए, एक शिक्षक के रूप में कैरियर शुरुआत में केवल उत्कृष्ट शैक्षिक रिकॉर्ड ही पर्याप्त नहीं है। एक प्रभावी शिक्षण के लिए छात्रों के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित करना है, उनकी ज़रूरतों को समझना है और एक सकारात्मक और सहायक कक्षा का माहौल बनाना है। एक आकर्षक और मिलनसार व्यक्तित्व शिक्षकों को छात्रों के साथ जुड़ने और उन्हें प्रेरित करने और सीखने को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। जबकि संचार कौशल और आयोजन क्षमता महत्वपूर्ण होता है, जो एक शिक्षक के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित तत्कालीन परिणाम क्या है। शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित तत्काल परिणाम क्या है। तो छात्रों के व्यवहार में वांछनीय दिशा में परिवर्तन। ठीक है, क्या कर रहा है, एक्सप्लेन देखिए। शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित तत्कालीन परिणाम छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना है। शिक्षण के उद्देश्य छात्रों को ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करना है, जिससे क्या होगा, उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आए। यह परिवर्तन ज्ञान प्राप्त करने, नई नई क्षमताओं को विकसित करने या मौजूदा दृष्टिकोण को संशोधित करने के रूप में हो सकता है। तत्कालीन परिणाम का अर्थ है कि शिक्षण के तुरंत बाद छात्रों में कुछ सीखने या समझने का प्रमाण मतलब दिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सिद्धांत देता है। क्या देता है शिक्षण सिद्धांत, देखिए। शिक्षण समस्याओं की जांच कैसे करे और उन्हें कैसे हल करे, इसके बारे में ज्ञान देते हैं शिक्षण सिद्धांत। देखिए क्या कर शिक्षण सिद्धांत शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने और लागू करने में सहायता करते हैं। यह सिद्धांत उन्हें यह ज्ञान प्रदान करता है कि स्वतंत्र चर जैसे शिक्षण विधियां पर आश्रित चर जैसे छात्रों की उपलब्धियां पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही यह विभिन्न शिक्षण स्तरों और उनके समवर्ती शिक्षण मॉडल की जानकारी भी देता है। शिक्षण सिद्धांत यह भी बताता है कि शिक्षण में आने वाले समस्याओं की जांच कैसे करें और उन्हें कैसे हल किया जाए। अतः उपर्युक्त सभी विकल्पों में सिद्धांत में सही है। ठीक है, तो ऑल हो जाएगा। ठीक है, ऑल ये हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या करा देखिए। निर्भर पर स्वतंत्र चर के प्रभावों का अध्ययन करने करके शिक्षकों को मान्यताओं और सिद्धांतों के ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और क्या करें, शिक्षण के विभिन्न स्तरों और उनके समवर्ती शिक्षण मॉडलों के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। और क्या है, शिक्षण समस्याओं की जांच कैसे करें और उन्हें कैसे हल करें, इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र किसी विषय के से जुड़े अद्यतन संस्करण या कोण से संबंधित शीर्षक पर दृश्य प्रस्तुत करता है, तो वो क्या कहलाता है, संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, यदि कोई छात्र किसी विषय से जुड़े अद्यतन संस्करण या नवीन दृष्टिकोण पर दृश्य प्रस्तुत करता है, तो वो संश्लेषण या उच्च मानसिक क्षमता का परिचय देता है। यह कौशल उसे प्राप्त ज्ञान के नई स्थिति और रचनात्मक रूप से उपयोग करने की विभिन्न सूचनाओं को जोड़ने और एक नवीन प्रस्तुति देने की क्षमता प्रदान करता है। यह केवल समझने या विश्लेषण करने से आगे की अवस्था है, जहां छात्र क्या करता है, तो मौलिकता और नवाचार को दर्शाता है। नेक्स्ट है, भावात्मक क्षेत्र में सीखने का निम्न स्तर क्या होता है। तो अभी पढ़े थे, भाग लेना। ठीक है, भावात्मक क्षेत्र जो ब्लूम के वर्गीकरण का एक हिस्सा है, जो भावनाओं, दृष्टिकोण और मूल्यों से संबंधित है। इस क्षेत्र में सीखने के स्तर एक पदानुक्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिनमें निम्न स्तर से उच्च स्तर की प्रगति होती है। जिसमें भाग लेने का अर्थ है
कि किसी विशेष घटना या गतिविधियों से के प्रति जागरूकता होना और उसमें सक्रिय रूप से शामिल होने की इच्छा दिखाना यह भावनात्मक विकास में पहला कदम है, जिसके बाद प्रतिक्रिया देना, महत्व देना और क्या बोलते हैं, व्यवस्थित करना और अंततः मूल्यों के चरित्र चित्रण में आता है। क्वेश्चन, हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। भ्रमण विधि इसलिए महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है भ्रमण विधि? क्योंकि कह रहा है मतलब ऑप्शन कह रहा है यह सहयोगात्मक रवैया और अन्य कई चीजें विकसित करने में मदद करता है। भ्रमण भ्रमण विधि तो बिल्कुल सही बात है। और कह रहा है यह छात्रों की रचना क्षमताओं के विकास में मदद करता है, ये भी सही बात है। और क्या कह रहा है, यह ज्ञान का प्रत्यक्ष स्रोत प्रदान करता है और छात्रों को प्रत्यक्ष जानकारी से परिचित कराता है, तो ये भी सही है, चारों ऑप्शन सही है। क्या कह रहा है, देखिए भ्रमण विधि महत्वपूर्ण है क्यों, ये सहयोगात्मक रवैया और दूसरों के बीच विभिन्न दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। ठीक, समूह में भ्रमण करने से छात्र एक दूसरे के साथ सहयोग करना और विभिन्न विचारों को समझना सीखता है। यह छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं के विकास में मदद करता है और नए वातावरण और वस्तुओं को देखकर छात्रों की कल्पना और रचनात्मक सोच उत्तेजित होता है। यह ज्ञान का प्रत्यक्ष स्रोत प्रदान करता है और छात्रों को प्रत्यक्ष जानकारी से परिचित करता है। वास्तविक स्थानों और चीजों के अनुभव कराने से सैद्धांतिक ज्ञान अधिक जीवंत और यादगार बनते हैं, अतः दिए गए सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, किसने कहा था खेलना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है? कौन कहा था? तो ये कहा था कॉल्डेवेल कुक। कुक कहा था, कुक। ठीक है, क्या कहा था कुक? तो खेलना जो है एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इनका मानना था कि बच्चों में खेलने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है और यह उनके संपूर्ण विकास में सहयोग होता है। खेल के माध्यम से बच्चे सीखते हैं और रचनात्मक विकास करते हैं। नेक्स्ट है परिसंवाद। परिसंवाद एक प्रकार का क्या है? सिंपोजियम। सिंपोजियम क्या होता है? ये चर्चा विधि होता है। क्या होता है? चर्चा, डिस्कशन विधि। देखिए परिसंवाद जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विषय पर विभिन्न विशेषज्ञों और प्रतिभागी विचार प्रस्तुत करता है और आपस में चर्चा करता है। यह विधि विचारों के आदान प्रदान, तर्क वितर्क और गहन समझ के लिए प्रभावी होता है। नेक्स्ट है ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार पाठ्य योजना का गतिविधि भाग है। क्या है? ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार क्या है? तो यह है अनुप्रयोग करना। ठीक है, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार पाठ्य योजना का गतिविधि भाग क्या है? अनुप्रयोग के बारे में। अनुप्रयोग करना पाठ्य योजना की गतिविधि भाग को छात्रों द्वारा सीखे हुए भागों का उपयोग करने का अवसर देता है। नेक्स्ट है डिजाइन चुनौती। डिजाइन चुनौती इसका एक उदाहरण है। किसका? यह है विस्तृत करना। ठीक है, विस्तृत करना। ठीक है, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार डिजाइन चुनौती के लिए एक उदाहरण है क्या? विस्तृत करना। यह विचारों को विकसित करने और गहराई से जानने को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या होता है? माइक्रो टीचिंग का क्या होता है? माइक्रो टीचिंग का अर्थ क्या कर रहे हैं? सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापकों को विद्यार्थियों में जाकर वास्तविक शिक्षण करना होता है। क्या कह रहा है? सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापकों को विद्यार्थियों में जाकर वास्तविक शिक्षण करना होता है। क्या कर रहा है? एक्सप्लेन। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ यह नहीं होता है कि छात्र अध्यापक के विद्यालयों में जाकर वास्तविक शिक्षण करे। यह एक प्रशिक्षण विधि है जिसमें सीमित समय में छात्र और कौशल पर ध्यान दिया जाता है। इनमें कक्षा का वातावरण कृत्रिम होता है और फीडबैक द्वारा सुधार किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग का उपयोग किया जाता है किसमें? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो गया? शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में माइक्रो टीचिंग का उपयोग मुख्यतः शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है। यह एक प्रभावशाली विधि है जिससे शिक्षक अपनी शिक्षण विधियां का अभ्यास कर सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्याख्यान के बाद शिक्षक खाली स्थान पर समय देता है। किस पे? तो प्रश्न पर। ठीक है, व्याख्यान के बाद शिक्षक जो होता है प्रश्न पर समय देता है। यह छात्रों को अपनी शंकाएं को दूर करने और विषय वस्तु को बेहतर समझ विकसित करने में मदद करता है। यह एक महत्वपूर्ण शिक्षण पद्धति है जो सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए। ठीक है,
कक्षा में अनुशासन और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी शिक्षक का होता है। अतः कक्षा में शिक्षण पूरा होने के बाद शिक्षक को ब्लैक बोर्ड स्वयं साफ करना चाहिए, ना कि विद्यार्थियों को कहना चाहिए। शिक्षक यदि स्वयं ब्लैक बोर्ड साफ करते हैं तो इससे छात्रों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होता है और शिक्षा का माहौल सकारात्मक बना रहता है। किस किस प्रशासन में जिम्मेदारियों की भावनाओं पर परिवाह नहीं किया जाता है? किस प्रशासन में जिम्मेदारियों की भावनाओं पर प्रवाह नहीं किया जा सकता? तो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा आपका ये अहस्तक्षेप प्रशासन। ठीक है, नेक्स्ट है क्या करा? अहस्तक्षेप प्रशासन में जिम्मेदारियों का भावना की परवाह नहीं किया जाता। अहस्तक्षेप प्रशासन एक प्रणाली है जहां नियंत्रण और हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। इनमें व्यक्तियों और संस्थाओं को बहुत अधिक स्वतंत्रता दी जाती है और वे अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। क्या करें? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक अपनी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावी शिक्षण को कैसे बढ़ा सकता है? एक शिक्षक अपनी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावी शिक्षण को कैसे बढ़ा सकता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? संदर्भ को विद्यार्थियों के जीवन से जोड़कर। बिल्कुल सही बात है। एक शिक्षक जो होती है अपनी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावी शिक्षण तभी कर सकता है जब वह विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से जोड़ता है। इससे बच्चे आसानी से समझ पाते हैं और सीखना उनके लिए अर्थपूर्ण हो जाता है। यह शिक्षण की रोचक और प्रभावशाली बनाता है। नेक्स्ट है क्या? पुस्तकों की भौतिक स्थिति ठीक प्रकार से रखी जानी चाहिए। इसे किसके नाम से जाना जाता है? पुस्तकों की भौतिक स्थिति ठीक प्रकार से रखी जानी चाहिए, इसको क्या कहेंगे? तो संरक्षण कहेंगे। पुस्तकों की भौतिक स्थिति को ठीक बनाए रखना संरक्षण कहलाता है और यह पुस्तकालय की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। किसका है? तो पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे पुस्तकों की उम्र लंबी होती है और वे पाठकों के उपयोग के लिए सुरक्षित रहती है। इससे ज्ञान संपदा की रक्षा होती है और उसकी उपलब्धता बनी रहती है। नेक्स्ट है क्या? इंटरनेट आधारित शिक्षण भारत के लिए उपयुक्त है? यस या नो? हाँ, लेकिन प्रभावशीलता को मापना चाहिए और समय समय पर मार्गदर्शन करना चाहिए। बिल्कुल। नेक्स्ट है इंटरनेट आधारित शिक्षण का तात्पर्य ऑनलाइन शिक्षण से है, शिक्षा से है। भारत के संदर्भ में इंटरनेट आधारित शिक्षा उपयोगी है, परंतु भारत में इसकी उपयोगिता के लिए इसकी प्रभावशीलता को मापना और समय समय पर उचित मार्गदर्शन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि यह छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करता है, खासकर दूरस्थ शिक्षा के परिदृश्य में। नेक्स्ट है वह तत्व जो कक्षा को रोचक बनाता है, क्या कहलाता है? तो ये शिक्षण विधि कहलाता है। वह तत्व जो कक्षा को रोचक बनाता है वह शिक्षण विधि कहलाता है। एक प्रभावी शिक्षण विधि छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करती है और उन्हें सोचने और मजबूर करती है कि सीखने को रोचक बनाती है। इंटरनेट का ज्ञान क्या है? तो क्या है? तो विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है। बिल्कुल लाभदायक है। क्या करा? इंटरनेट का ज्ञान विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है और यह उन्हें व्यापक जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है, सीखने के नए तरीके सिखाता है और उन्हें शोध कौशल विकसित करने में मदद करता है। हालांकि इसका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना महत्वपूर्ण है ताकि छात्र इस पर अत्यधिक निर्भर ना हो और अपनी स्वतंत्र सीखने की क्षमता ना खोए। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा अनौपचारिक मूल्यांकन नहीं है? अनौपचारिक मूल्यांकन कौन सा नहीं है? तो परियोजना जो है ये अनौपचारिक मूल्यांकन नहीं है। तो कौन कौन है? प्रेक्षण, रूबिक्स और भागीदारी, ये सब मूल्यांकन में आ जाता है, अनौपचारिक मूल्यांकन में आ जाता है। लेकिन परियोजना जो अनौपचारिक मूल्यांकन में नहीं आता है। क्या कर रहा है? अनौपचारिक मूल्यांकन होता क्या है? देखिए, अनौपचारिक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की समझ को मापने का एक नियंत्रण तरीका है। दिए गए विकल्पों में से परियोजना जो है प्रोजेक्ट एक अनौपचारिक मूल्यांकन नहीं है। परियोजना आमतौर पर एक से अधिक संरक्षित और औपचारिक आकलन विधि होता है जिसमें विशिष्ट मापदंड और ग्रेडिंग शामिल होता है, जबकि प्रेक्षण, रूबिक्स और भागीदारी अधिक औपचारिक तरीके हैं। नेक्स्ट, छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग गाइड्स को किस रूप में जाना जाता है? रूबिक्स बोलेंगे। बिल्कुल,
रूबिक्स। रूबिक्स क्या होता है देखिए, रूबिक्स जो है छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग गाइड्स के रूप में जाने जाती है। विस्तृत मापदंड निर्धारित करता है जिसके आधार पर क्या किसी कार्य या प्रदर्शन का आकलन किया जाता है, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक स्पष्ट, निष्पक्ष और पारदर्शिता बनती है। संभावनाएं सबसे कम है किसका, संभावनाएं सबसे कम है किसमें, तो टेस्ट में। टेस्ट सबसे सीमित प्रक्रिया होती है जो केवल विशिष्ट ज्ञान और कौशल की जांच करती है, जबकि मापन, आकलन और मूल्यांकन क्रमशः अधिक व्यापक होता है। इस प्रकार टेस्ट का क्षेत्र सबसे कम होता है। नेक्स्ट है मनोगत, क्या है, मनोगत्यात्मक क्षेत्र संबंधित है किससे, तो यह है व्यावहारिक कौशल से। क्या कह रहा है, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र मानव के सीखने का वह आयाम है जो शारीरिक गतिविधियां, समाव्य और मोटर कौशल के विकास से संबंधित है। यह क्षेत्र सीधे सीधे करके सीखने और व्यावहारिक क्षमताओं के अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है, जिससे व्यक्ति दक्षता प्राप्त कर पाता है। नेक्स्ट है पाठ्याचार की प्रभावशालीता। ठीक है, किसके द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, तो छात्रों की रुचि, छात्रों की रुचि के अनुसार पाठ्यों का प्रभावशीलता निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है पाठ्याचार की प्रभावशीलता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर होती है कि छात्र उनमें कितनी रुचि लेता है। यदि छात्र की सीखने में रुचि है तो पाठ्याचार अधिक प्रभावी मानी जाएगी, क्योंकि इससे बेहतर सीखने को के परिणाम प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम है, तो सीखने का नियम कौन हो जाएगा, अभ्यास का नियम, प्रेरणा का नियम या व्यक्तिगत अंतर का कानून या कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर, ये अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। क्या करें, सीखने का मुख्य नियम में से एक अभ्यास के नियम है। यह नियम बताता है कि किसी कार्य या व्यवहार का जितना अधिक अभ्यास किया जाता है उतना ही वह मजबूत होता है और सीखना उतना ही प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट है कौन से कारक सीखने की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, कौन से कारक करेगा, तो ये सभी, कौन कौन, तो इसमें आ जाता है आपका शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। ये तीनों जो होता है मतलब सीखने की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा। बिल्कुल, सीखने की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलू शामिल है। ये सभी कारक मिलकर एक व्यक्ति को सीखने के अनुभव और उसकी क्षमताओं को प्रभावित करता है, जिससे अधिगम की गुणवत्ता निर्धारित होती है। नेक्स्ट है करके सीखने क्यों महत्वपूर्ण है, करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बच्चों में रुचि विकसित होता है। करके सीखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों में सीखने के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा और सक्रियता पैदा करता है। जब बच्चे स्वयं क्रिया करके सीखते हैं तो वे विषय में गहरी रुचि लाते हैं और जानकारी को अधिक समय तक याद रखते। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य सामग्री प्राप्त करने में सहायता करता है, कौन कौन करता है, शिक्षण के उद्देश्य में आ जाता है। श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करता है। क्या करा, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता के लिए किया जाता है। यह सामग्री छात्रों की अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने, सीखने और अधिक आकर्षण बनाने और शिक्षा के लक्ष्यों को प्रभावित ढंग से पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है चयन के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए किस चीज का, उनके सहयोगियों की राय का, ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयुक्त और विस्तृत चयन का, और विद्यार्थियों का मूल्यांकन का और शिक्षार्थियों का चयन का। तो कौन हो जाएगा इसमें, बी हो जाएगा, ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग, उपयुक्त और विस्तृत चयन। क्या दिया है आंसर, बी दिया है, अब ठीक है। नेक्स्ट चलिए अब यहाँ से जीके जीएस का क्वेश्चन आ जाता है। क्या करा, उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को किस वर्ष मारा था, तो ये मारा था 1940 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, उस समय पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो ये माइकल ओ डायर थे। ठीक है, और इसी के आदेश पे मतलब ये हत्या हुआ था और इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था इन्हीं को। और इसी नरसंहार का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के पैक्टन हॉल में एक सभा के दौरान माइकल ओ डायर को गोली से मारकर हत्या कर दिया। नेक्स्ट है कि किस राज्य में सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दिया गया है, तो किस पे, ये तमिलनाडु।
वर्ष 2001 में तमिलनाडु भारत का पहला राज्य था जिसमें राज्य के सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कहा था लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा है? कौन कहा था? ये अब्राहम लिंकन। ठीक है, क्या करेंगे? गेट्सबर्ग संबोधन जो 19 नवंबर 1863 के दौरान अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, उसने कहा था कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए या लोगों के द्वारा है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन जिसे आधिकारिक तौर पर भारतीय वैधानिक आयोग कहा जाता है, 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका नेतृत्व सर जॉन साइमन कर रहे थे, और इस आयोग की नियुक्ति वर्ष 1927 में भारत के संवैधानिक सुधारों की समीक्षा और सुझाव देने के लिए किया गया था, जो फरवरी 1928 में भारत पहुंचा था। ध्यातव्य है कि इस आयोग ने 1930 में अपना रिपोर्ट दिया था। नेक्स्ट है, जो खबरों में देखी गई थी, क्या अपार जो खबरों में देखी गई थी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित? शिक्षाविद से। क्या करा? अपार, अपार एक शिक्षाविद क्षेत्र से संबंधित रजिस्ट्री है जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय छात्रों के लिए शुरू किया गया, और यह एक राष्ट्र एक छात्र आईडी का हिस्सा है, और इस आईडी में 12 अंकीय अद्वितीय पहचान संख्या है जो छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड जैसे मार्कशीट, डिग्री प्रमाण पत्र और सह पाठ्यचर्या उपलब्धियों का डिजिटल रूप से संग्रहित, प्रबंधित और ट्रैक करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, इनमें से हम सर्कस में क्या पाते हैं? क्या पाते हैं? तो क्या लिखा है? बाजीगर, विदूषक और कालाबाज। तो ये सब हो जाएगा। ठीक है, सर्कस में विभिन्न प्रकार के मनोरंजन और प्रदर्शन और इसको संपन्न करने वाले कलाकार देखने को मिलते हैं, जिनमें कौन कौन आ जाए? बाजीगर, विदूषक, कलाबाज और प्रशिक्षित जानवर, मतलब जानवर भी प्रशिक्षित है, संगीतकार, जादूगर, ये सब शामिल होता है। नेक्स्ट है, कुछ लोगों के लिए खेलना वास्तव में काम है। नीचे दिए गए कुछ प्रसिद्ध लोगों के नाम दिए गए हैं और वह नाम चुनिए जिसका काम वास्तव में खेल है। तो कौन हो जाएगा? विराट कोहली। इसका काम भी खेल है और खेलता भी है। चलिए ठीक। नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन पदार्थ क्या होता है? विटामिन पदार्थ क्या होता है? देखिए, विटामिन पदार्थ है। विटामिन पदार्थ होता है क्यों? तो कमी से, विटामिन के कमी से होने वाले बीमारियों को रोकने के लिए कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। किस कमी? चलो, किसी भी कमी से होने वाले जो बीमारी होता है उसको रोकने के लिए इसकी आवश्यकता कम मात्रा में थी। किसकी? तो विटामिन का। ठीक है, विटामिन एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर को स्वस्थ रखने की और विभिन्न शारीरिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कम मात्रा में आवश्यक होता है। इसकी कमी से स्कर्वी, रिकेट्स और बेरी बेरी जैसे रोग हो जाते हैं, जबकि अन्य सभी विकल्प में विटामिन के बारे में असत्य है। चलो ठीक है, मछली में कौन सा विटामिन मौजूद होता है? तो कौन सा होता है? ये होता है विटामिन डी होता है। ठीक है, और इसमें ए भी होता है। ठीक है, देखो मछली में विटामिन डी, ए, नियासिन जिसको बी3 बोलते हैं, उसके साथ साथ विटामिन बी12, बी6 या बी2 ये सब भी होता है। ठीक है, इसके अलावा मछली में क्या सा पाया जाता है? कैल्शियम, आयरन, सेलोनियम जैसे ये खनिज पदार्थ भी पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? गोलकुंडा किला कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। देखिए, गोलकुंडा का किला हैदराबाद, हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में स्थित है, और यह 13वीं सदी में काकतीय वंश द्वारा बनाया गया था, और 16 से 17 शताब्दी में कुतुब शाही वंश के शासन काल में इसका विस्तार हुआ था। नेक्स्ट है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है? तो देखिए, चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल जो होता है 360 डिग्री होता है, मतलब चारों कोण 90 90 90 90 होता है। ठीक है, 90 90 होता है ना। चलिए, ढोल का आकार कैसा होता है? ढोल का आकार, तो ढोल का आकार सिलेंडर के आकार का होता है। ढोल ऐसा होता है ना। ढोल देखिए, कहाँ गया? बनाते हैं ढोल, ढोल 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 ढोल, बना दिए ढोल। नेक्स्ट है, देखिए
ये फैक्टोरियल के साथ दिया है -5 -7 -3, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो अंदर में पहले क्रिया कर देंगे, उसके बाद अगर जो भी निकलता है फैक्टोरियल में सिंगल, अगर वो माइनस में आता है तो वो पॉजिटिव लिखाता है। जैसे -9 फैक्टोरियल लिखाएगा तो ये मतलब ये क्या लिखे होगा, इसको 9 लिखेंगे डायरेक्ट, माइनस हट जाएगा। वैसे 29 माइनस माइनस 63 है, तो 29 जब इधर हुआ तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 63, तो 29 और 63 कितना हो गया, 30 कितना हो गया, 92 हो गया। वैसे ही 15 को -13 से विभाजित करने पर किसके बराबर होता है, तो 15 को माइनस मतलब 3 से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 बट्टा में -3, क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, अगला है, दिए गए प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही कथन का चयन करिए। देखिए पहले तीर इधर से गया, फिर तीर इधर से गया, फिर तीर इधर हो गया, तो अगला तीर क्या आ जाएगा, इसमें है ही नहीं अगला ऑप्शन में। ठीक है, इसलिए मतलब इसको स्टार लगा दिया है। क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या एक्सप्लेन है, चित्र जो है एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमकर चित्र प्राप्त हो रही है, उसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमकर चित्र प्राप्त होगी, जो किसी विकल्प में नहीं है। ठीक है, इसीलिए ई ऑप्शन। नेक्स्ट है, दिए गए अक्षर श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगा, AHR CKV ENZ है, कैसे बढ़ रहा है, ए के बाद +2 हो गया, 2 बढ़ गया, फिर उसके बाद -2 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर से -2 होगा, ए के बाद सी हुआ था, ABC, फिर DE, अच्छा इसमें भी तो हुआ, एक प्लस होगा यार, माइनस दिया है, +2, तो ठीक है, ई के बाद क्या हो जाएगा, ई के बाद एफ के बाद एक, अच्छा जी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जी हुआ। वैसे ही है क्या, एच के बाद HIJK, तो 3 के बाद के होता है, फिर 3 के बाद 3 के हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एन, फिर एन के बाद NMNO PQ, यहाँ पे क्यू हो गया। फिर है आर के बाद क्या हो जाएगा, 4 का प्लस है, तो इसमें हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, GQD कितना में है, ए में है, तो ए मार दीजिए आंसर। नेक्स्ट है, क्या करा, सीमा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 6 सेंटीमीटर चलता है। ठीक है, देखिए ये सीमा है, बनाए क्या इसको, बन जाएगा, ये देख, ये सीमा है, सीमा ये किधर मुंह करके चलती है, सीमा पूर्व दिशा की ओर मुंह, तो पूरब कहाँ है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, कहाँ गया, सीमा है, पूरब की ओर मुंह है, क्या हुआ, फिर किधर चलती, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 6 मीटर चलती है, ये 6 मीटर हो जाएगा। चली, फिर दाएं ओर मुड़ जाती है, दाहिना मुड़ जाएगी, इधर मुड़ जाएगी, इधर मुड़ के 9 मीटर चलेगी, फिर बाएं ओर मुड़ जाएगी, बाएं इधर मुड़ गई, तो कितना हो गया, फिर 6 मीटर चली, तो वो आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पे है, कितना दूरी हो गया, कहाँ गई सीमा, कहाँ गई भाई। चलिए एक त्रिभुज बनाता है, त्रिभुज का फॉर्मूला करके निकाल लीजिए, इसका AC निकाल लीजिए, तो 15 डिग्री डालिए, कभी दिया, चलिए बना दीजिएगा आप लोग। वर्णमाला में बाएं बाएं छोर से 18वें स्थान पे अक्षर पे, आप बाएं से 10वें अक्षर पे कौन सा होगा, देखिए पहले बाएं छोर से 18वां स्थान पे कितना हो गया, तो ये हो गया R हो गया, और फिर मतलब इधर से बाईं ओर से 10वां स्थान पे कौन हो गया, तो दाईं ओर से 10वां स्थान पे फिर H हो गया, H आंसर में है तो H हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्णमाला बाएं छोर से 16वें तथा दाएं छोर से 6ठे स्थान पे, वही क्वेश्चन है, पहले 16वां पे आ जाइए, ये 16वां स्थान पे ये होगा, फिर और इसके बाद दाएं, फिर दाएं इधर ही जाएगा 6ठे स्थान पे, 6ठे स्थान पे दाएं ओर से 6ठे स्थान पे, क्यों यू हो गया। ठीक है, और क्या करें, इसके मध्य कितने अक्षर है, तो 1 2 3 4, 4 गो अक्षर है, तो 4 हो जाएगा आंसर। इसी के साथ ये सेट खत्म हुआ, तो अगला सेट अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय।